हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये है भाई लेह का हॉल ऑफ फेम। ये इसकी पार्किंग है। वेदर देखो यार, क्या ज़बरदस्त वेदर है भाई। ये एयरपोर्ट जाता है रास्ता सीधा। रेतीले पहाड़, लद्दाख की पहचान। ये देखो कितनी पुरानी गाड़ियाँ होंगी ना। ये उस ऊपर देखो तोप सी लगा रखी है। ये भाई अब करते हैं नीचे एंट्री, शायद टिकट है अंदर की। देखते हैं कितने की क्या है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है भाई इधर का तो। नो कैश, कार्ड ओनली। कैश अलाउड नहीं है। फ्री पार्किंग है। पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। ये बुद्धा जी की मूर्ति लगी हुई है। ये है कुछ एंट्रेंस का नज़ारा। 125 रुपये की टिकट है और टिकट के साथ अपने को मिलता है कुछ ऐसा। हमने ले लिया टिकट। अब चलते हैं अंदर। वीडियो आप बना सकते हैं अंदर, कोई रोक टोक नहीं है। ये है भाई टिकट, एंट्रेंस। फ़ोटो सेशन हो रही है भाई होगी। अब चलते हैं अंदर। एंट्रेंस का नज़ारा कुछ ऐसा है। कितना प्यारा बना हुआ है भाई। ये लद्दाख की टूरिस्ट प्लेसेस होंगी। काफ़ी सुंदर नज़ारा भाई। ये देखो बहुत पुराने बर्तन टाइप है कुछ। ये कुकिंग पॉट्स। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सपेरे नहीं आते हैं, बीन बजाते हैं। कितने पुराने बर्तन हैं भाई ये। देखो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम। अपने सोल्जर्स। कितनी पुरानी फ़ोटो है होंगी ना ये जवाहरलाल नेहरू जी अपने। काफ़ी कुछ है भाई देखने को तो। काफ़ी मस्त म्यूज़ियम बनाया पर। ये देखो मशीन गन भाई, देख रहे हो, देखने में डर लग रहा है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के डॉक्यूमेंट्स सब। ये फ़ोटोज़ हैं। काफ़ी कुछ संभाल के रखा गया है भाई ये तो। रिलीजियस बुक उर्दू में लिखा हुआ है इसमें देखो। ये उर्दू लिखी गई है। ये पाक सोल्जर से पकड़ी हुई हैं इन्हें ना, देखो लिखा हुआ है। ये जब युद्ध हुआ होगा तो जो पकड़े गए थे पाकिस्तान से, उनकी बुक्स हैं भाई ये। देखो ये लिखा पे बुक पाकिस्तान आर्मी। देखो ये लिखा पाकिस्तान की है। ये अपने सोल्जर्स होंगे, देख रहे हो। बेशक से शहीद हुए होंगे लेकिन हमारे दिल में अभी भी जिंदा। लेटर रिसीव्ड फ्रॉम पाक सोल्जर्स। ये भाई यहाँ पे आप कुछ खरीद सकते हैं। आप शॉपिंग भी कर सकते हैं इधर। अपने को तो नहीं करनी तो अपन चलते हैं बाहर की तरफ। ये देख लो बुद्धास पानी बोतल। ये मस्त लगा यार मेरे को। काफ़ी मस्त बनाया हुआ है भाई। अच्छा ये पाकिस्तानी लोग हो, ये पाकिस्तानी है भाई। ये पाकिस्तान की पकड़ी हुई हैं सारी। ये अपनी इंडियन आर्मी ने पकड़ी हुई है।
ये सब पाकिस्तानी गन है। मेरे को अभी तक लग रहा था अपनी इंडियन है। ओके, ये चाइनीज़ वेपन है। ये देखो दूरबीन कैसी है। ये भी पाकिस्तानी है। 1947 ऑपरेशन में पकड़ी गई है ये सब। डिस्ट्रिक्ट को वेस्टर्न लद्दाख बोलते हैं। कुल मिला के लद्दाख के अंदर पॉपुलेशन जो है ज़्यादा नहीं है, 3,50,000 है बस, कारगिल और लेह मिला के। कारगिल में देखा जाए तो वहाँ पे 90% मुस्लिम है, 10% बुद्धिस्ट है। अगर आप लोग लेह में देखा जाए, यहाँ पे 66% बुद्धिस्ट है, 19% हिंदू है, 14% मुस्लिम है। कुल मिला के ये तीनों धर्म आपस में भाईचारे के साथ यहाँ पे अमन शांति के साथ बैठते हैं। लद्दाख का नाम LA से शुरू होता है प्लस DAK दाग, लद्दाख हो गया। किसी भी जगह जब आप लोग को ला नजर आएगा, खरदोंगला, जुजीला, चंगला, बरालाचाला। अभी वहां पे रोहतांग बरालाचा पास नहीं करना पड़ता है, रोहतांग वहां पे अटल टनल बना हुआ है। कल आप लोग कश्मीर से आते समय जुजीला, ला मतलब हो गया पासिस, DAK दाग, दाग मतलब होता है रीजन। इस क्षेत्र के अंदर चारों तरफ से पासिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? कल आप लोग नुब्रा जा रहा है, जाके आया, ठीक है। अब अगर आप लोग जाके आया तो जो नहीं गया उसके लिए आप लोग वहां पे हाइट पार करना पड़ेगा 18,379 की हाइट से। वहां पे हमारा सारा उंगली बराबर नहीं है, किसी किसी को ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो गया, आप लोग ब्रीदिंग इन आउट करना है, लंबे लंबे सांस लेना है। आप लोग कल एक विलेज में पहुंचा होगा, उस विलेज का नाम है हुंदर। हुंदर के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है सैंड ड्यून्स। वहां पे आप लोगों ने देखा डबल हम केमल। वहां से 90 किलोमीटर जाने के बाद आप लोग पहुंचा होगा तुर्तुक। तुर्तुक के बाद दोबारा 7 किलोमीटर जाने के बाद आप लोग आएगा लास्ट विलेज हमारा थांग। थांग इज अवर लास्ट विलेज। वहां से पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है, आगे जाने का अलाउ नहीं है। आप लोग वहां पे इजली किया क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 विलेज नहीं है, 4 विलेज है। सबसे पहले चुलुंगा, उसके बाद तुर्तुक, उसके बाद त्याक्षी, लास्ट में आता है थांग। ये 4 का 4 विलेज 1971 में पाकिस्तान से कैप्चर हुआ जमीन है। इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था, जिस दौरान बांग्लादेश को भी आजाद किया था। बांग्लादेश 71 में आजाद हुआ था, उससे पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। उसके बाद आप लोग लेह पैलेस देखने के लिए जाते हैं, जाके आया? किसने बनाया था लेह पैलेस को? तो बिल्ड बाय किंग सिंगे नमग्याल। सिंगे नमग्याल की पापा का नाम जामिया नमग्याल, जामिया नमग्याल की बीवी का नाम ग्याल खातून। ठीक है, ये पूरा करने के बाद आप लोग नीचे की ओर जाते हैं संगम। वहां पे आप लोग को 2 रिवर देखने को मिलेगा, एक रिवर संस्कार है, एक रिवर इंडस है। दोनों आपस में मिलते हैं, उस जगह का नाम है संगम। वहां पे दोनों टाइम एडवेंचर्स होता है। समर में रिवर राफ्टिंग होता है, विंटर्स में चादर ट्रैक किया जाता है। उसके बाद अभी आप लोग पहुंचा हॉल ऑफ फेम। तो आप लोग सुन लेना, हॉल ऑफ फेम के अंदर यह हॉल ऑफ फेम बाहर एक मार्केट की तरह म्यूजियम नहीं है। यह हॉल ऑफ फेम 1948 से लेके 1999 तक जितना भी वार हुआ था वो पूरा आप लोग यहाँ पे देखा, पढ़ने के लिए रखा हुआ है। ध्यान से सुन लेना। हमारा इस गैलरी का नाम है कारगिल इन सियाचिन गैलरी। कारगिल के अंदर 1999 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमारे सोल्जर्स -70 डिग्री में कैसे तैनात रहते हैं उसके बारे में आप लोग को अच्छे से ब्रीफिंग करना है। फिलहाल कारगिल इन सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पीछे इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक जितना भी वॉल के जरिए आप लोग को फोटोग्राफ देख रहा है, कारगिल वॉर के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे बाएं उस शो के इसके अंदर जितना भी वेपन्स पड़ा हुआ है वे सारा वेपन्स हमारा नहीं है, पाकिस्तान का है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन से बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे सामने आप लोग को पीछे जितना भी सियाचिन ग्लेशियर का इलाका दिखा रहा है, वहां का टेम्परेचर अभी इस टाइम -40 डिग्री है। दिसंबर जनवरी में -70 डिग्री तक जाता है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में अच्छे से ब्रीफिंग करूंगा। फिलहाल आप लोगों का फोकस जो इस जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी में टेरियन मॉडल या सेन मॉडल। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। कारगिल वॉर शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की जय, बाकी सब बोलेंगे जय।
चलिए शुरू कीजिए आप लोग। भारत माता की जय। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरो मेरे और इंडिकेट कर रहा है ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल ध्यान से सुन लेना। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ, 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है आप जमीन के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल 5608, कक्सार एंड मजदास। लास्ट में आता है बटालिक के अंदर जुबाराइट, मुंटू डालू, खलुबार पोस्ट, एनियाल्दो। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटालिक तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। आप इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है ध्यान से सुन लेना। बटालिक के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है? बटालिक के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ है? आवाज नहीं आ रहा है। मुंटू डालू 506 के ऊपर एक चढ़वा आता, भेड़ बकरी चढ़ाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा। वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी की पाकिस्तान आर्मी। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे एक जल्दी जल्दी पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया, पूरे का पूरा वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबार 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ है? ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है, द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से रेड लाइन आ रहा है लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है। इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तानी। ऐसा होने देते नहीं, ऐसा होने देते नहीं। ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थपर को टास्क दिया। कैप्टन विजय थपर बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया। जिसका द लास्ट पोस्ट आप यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आपको प्राउड फील होगा, फकर महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया। आप सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। के लिए आवाज यहाँ पे बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह को टास्क दिया था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए, और उसने किया भी बहादुर के साथ। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपनी सीनियर ऑफिसर को यहाँ से 4 बार का एक मैसेज पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? क्या था? ये दिल मांगे मोर बोल के दोबारा 4875 के बढ़ने लगा। 4875 में पहुंचने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान की 3 बंकर को बर्बाद करके, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 टॉप में पहुंचने ही वाला था, अचानक बैक साइड में 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी यहाँ पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजीव कुमार के साथ पूरा सेना मिलकर 4875
5 को बहादुरी के साथ कैप्चर किया और वहां पे 12 पाकिस्तानियों को मार गिरा के अपना तिरंगा लहरा दिया, भारत माता की जय पुकार के। संजीव कुमार और पूरा जवान यहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। उसके बाद लास्ट में था टाइगर हिल, ज्यादा डोमिनेट हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया, आपने नाम सुना होगा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के पास पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लगा उसको। वहां पे 17 गोली लगने के बावजूद भी रेंगते रेंगते जाके अपना तिरंगा लहरा दिया, भारत माता की जय पुकार के। योगेंद्र सिंह 17 गोली लगने के बाद यहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। लास्ट में थे कारगिल 5-6 कक्सार मजदास, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था 42 से 2 मई को, और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 11 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए थे। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। उसका नाखून 10 दिन के अंदर 10 नाखून निकाल दिया उसका पूरा एक डेली, उसका दोनों आंखें निकाल के, उसकी कान में इतना बड़ा रोड लाल करके डाल के, उसकी बॉडी को 8 टुकड़ा बना के यहाँ पे पीसेस करके भेजा जाता है। हम उन वीर शहीदों को यहाँ पे सलाम करता है जो इस देश के लिए लड़ते लड़ते वहां पे वो कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। अभी आपने नाम सुना यहाँ पे कैप्टन विजयन थापर 22 साल की उम्र में शहीद हुआ था। 3 महीना हुआ था उसको फौज के अंदर भर्ती हो गया, 3 महीना। इसीलिए उसने पहले ही 3 दिन पहले अपनी पापा के नाम एक इमोशनल वाला एक लेटर छोड़ के गया था। बाद में वो लेटर मिला, आप लोगों को पढ़ने के लिए ओरिजिनल लेटर यहाँ पे रखा हुआ है, द लास्ट पोस्ट करके। ध्यान से सुन लेना, आप लोग फील कीजिए इस लेटर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। डियरेस्ट पापा मामा बड़ी गिन ग्रामी, by the time you get this letter I will be observing you all from the sky enjoying the hospitality of Apsaras। इसको हम 3 लेयर जैकेट बोलते हैं। इसका 3 लेयर होता है। ऊपर हेलमेट क्यों पहनता है? एवलांच आते समय अकेला बर्फ नहीं आता है, पत्थर भी साथ आता है, उस दौरान हमारा हेड प्रोटेक्ट हो जाता है, या किसी भी चीज से, आइस से, पत्थर से, या शीरिंग विलिंग जो भी हो, हमारा हेड प्रोटेक्ट हो जाता है। गोगल क्यों पहनते हैं वहां पे? आपको बचाने के लिए। नीचे से देखो, ऊपर से देखो, कहीं भी चारों तरफ देखो बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। उस बर्फ के बीच में से हम लोग चलते हैं, सूरज की किरणें उस बर्फ के ऊपर लगने के कारण इतना रिफ्लेक्शन होता है, आंखें खराब हो जाता है, चल नहीं पाता है। गूगल यूज किया जाता है। यहाँ पे एक मोबाइल जैसा सेट है, इसको हम मोबाइल सेट नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवीडी। क्या बोलते हैं? एवीडी। एवीडी का फुल फॉर्म जो होता है, ए फॉर एवलांच, वी फॉर विक्टिम, डी फॉर डिटेक्टर। एवलांच विक्टिम डिटेक्टर बोलता है। जो जवान बर्फ के अंदर दब गया उसके गले में भी होगा, जो बाहर बच गया उसके गले में भी होता है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोव्स पहना हुआ है, बिना ग्लोव्स का एक छोटा सा तिनका काम नहीं करेगा। वहां पे वेपन को भी साफ करते समय ग्लोव्स, पानी लाते समय भी ग्लोव्स, बर्फ हटाते समय भी ग्लोव्स, वेपन को साफ करते भी समय ग्लोव्स। बिना ग्लोव्स का किसी मेटेलिक चीज के ऊपर हाथ इस तरह लग गया, इसे ही चिपक जाएगा। अगर इस तरह चिपक जाता है तो थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में एक डंडा मार के इसको खोल दिया जाता है, यही वाला फ्रोस्ट बाइट हो जाता है। अगर इस तरह चिपक गया, सबसे दिक्कत यही है, क्या करेगा इसको? यहां से तो काटना नहीं पड़ेगा, इसीलिए दोनों जवान मिलके इसको खींचने की कोशिश करते हैं इस तरह, ऊपर से लेकिन नीचे तक छिलका निकल जाता है, इतना दिक्कत है। इसलिए ग्लव्स बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा बैग है, इस बैग को हम बोलते हैं रक्षक। इस रक्षक के अंदर 40 केजी वेट उठा के सीएचएम के लिए शर्ट के ऊपर जाता है। इसको हम बोलते हैं शूज। शूज का नाम है स्कार्पा। स्कार्पा का 2 लेयर होता है, एक आउटर एक इनर। इनर हमारा पैर बहुत वार्म रखता है, आउटर हमें अंदर बर्फ जाने नहीं देता है। दोनों जूता को उठा के अगर वजन करेगा 3.5 केजी का जूता है।
इस ट्रेनिंग का नाम है 4 पॉइंट्स। क्या है? 4 पॉइंट। ये ट्रेनिंग 90 डिग्री यहाँ तक जाने के बाद फिर वापस नीचे आता है। 4 पॉइंट क्यों बोलता है? दोनों पैर का इस्तेमाल पॉइंट कर रहा है आइस के अंदर, दोनों हाथ को भी आइस के अंदर पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलता है 4 पॉइंट्स। ये 90 डिग्री आइस वाल है, देखो बिल्कुल 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। 21 डेज का CHN बेस कैंप में ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर ये ट्रेनिंग पास नहीं करेगा ग्लेशियर में जाना नहीं है, ये पास करना पड़ता है। अगर इसमें फेल हो गया दोबारा 21 डेज में शामिल, उस वक्त फेल हो गया दोबारा 21, बढ़ते रहेगा उसका ट्रेनिंग। इसीलिए फर्स्ट सेशन में अगर वो पास हो गया तभी वो ग्लेशियर में जाएगा। इसके बाद ये वाला दूसरा ट्रेनिंग है जो अभी 4 पॉइंट्स दिखाया, उसके बाद और एक आएगा 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट 90 डिग्री में नहीं होता है, वो 45 डिग्री में होता है। इस तरह इस 45 डिग्री के ऊपर दोनों हाथ जो है लॉक होगा, दोनों पैर के जरिए 45 डिग्री चढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर वहां पे हमारा हाथ काम करना बंद कर दिया ग्लेशियर के अंदर तो हम वहां पे सो के नहीं बैठना है, अपने पैर के जरिए भी ऊपर नीचे आना है। तो इसीलिए वो भी अभी आप लोग यहाँ पे डॉग सर्चिंग वाला भी होता है बर्फ के अंदर। देखिए मेटेलिक डिटेक्टर यहाँ पे दिखाया, डॉग सर्चिंग यहाँ पे दिखा रहा है, तो वहां पे सारा कुछ अवेलेबल है। आइस एक्स सभी जवानों के पास होता है। बिना आइस एक्स का 20 जवान मूव कर रहा है, अगर एक जवान फिसल गया पूरा जवान लेके चला जाएगा। आइस एक्स से एक आदमी का जान बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइस एक्स अगर एक जवान फिसल गया, वो पॉइंट के अंदर पॉइंट किया, वहां पे वो लटक जाएगा, बाकी जवान जाके लेके आ सकता है क्योंकि उसने वहां पे पकड़ के रखा हुआ है। नहीं तो हाथों से आप बर्फ के अंदर कभी भी ग्रिप नहीं हो सकता है। लेडर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेडर। एक लेडर होता है क्लाइंबिंग के लिए माउंटेन एरिया में, ये वाला लेडर, बट ये वाला नहीं होगा, ये आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। वहां पे एक आदमी का वजन उठाने वाला लेडर चाहिए। दूसरा लेडर अभी आप लोगों ने देख लिया कैरवास को पार करने के लिए। शवल, बिना शवल का कुछ भी काम नहीं होगा। डेली वहां पे बर्फ होता है, सुबह शाम होता है, दिन रात होता है। 5 मिनट के बाद बर्फ यहाँ पहुंच जाता है, आधा घंटे के बाद यहाँ पहुंच जाता है, उसके बाद टेंट क्लोज हो जाता है। अभी टेंट क्लोज होते हुए दिखाऊंगा मैं। इस तरह रास्ते को ढूंढना पड़ता है। पहले ये हमें डेमो टाइप दिखा रहा है, रास्ते को ढूंढ ढूंढ के किस जगह से जा सकते हैं इस तरह ढूंढना पड़ता है हमें। आगे वाला रास्ता ब्लाइंड होता है। यहाँ पे आप लोग को ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं दिखा रहा है, एक्चुअल ग्राउंड में बर्फ यहाँ तक नहीं, बर्फ यहाँ तक होगा उसका। ये हमारा मेन कब का था, ये 1984 का रिपोर्ट था, 1984 का, जिस दौरान ऑपरेशन मेहदूद हुआ था। उस वक्त ये जो है रिपोर्ट हुआ था, बट आया कब? 2011 में। अभी हमारे लिए बहुत आसान हो गया। जो 40 दिन पैदल चलता था, अभी हमें 40 दिन पैदल चलना नहीं पड़ता है, यही दिन भर काम करते रहते हैं। देख लीजिए आप, बीच में एवलांच आ गया, एवलांच से बचाया, उसके बाद कैरवास आया, उसके बाद भी बचाया, उसके बाद स्नो स्कूटर मिला, उसके हिसाब से हम लोग लेके गया। अब हम लोग पहुंच गए CHN ग्लेशियर टॉप में, सभी को सुरक्षित। कहाँ पे? 25,000 फीट के ऊपर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद हमें आलीशान वाला रूम नहीं मिलेगा सोने के लिए, हमें सीमेंटेड वाला रूम नहीं मिलेगा, हमें इतना फट्टे वाले रूम तक भी नसीब नहीं हुआ। हमें वहां पे मिलेगा तो टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? ये टेंट जो है डमी टेंट है, ये यूज नहीं होगा। अगर ये उठा के जाएगा वहां पे यूज करेगा, एक रात भी नहीं टिकेगा क्योंकि ये बहुत हल्का है, हवा एक लेके चला जाएगा। इसीलिए पहले हमारे पास टेंट नहीं था, रशिया से आता था, जिसको हम लोगों ने नाम है रशियन टेंट। 2000 के बाद इंडिया में इतना टेंट बना दिया, 3 लेयर्स वाला, बीच में इतना फोम लगा हुआ है, अंदर एक हवा आने का मतलब ही नहीं, पानी आने का मतलब ही नहीं। तो अभी हमारे लिए हमारा ये टेंट बहुत अच्छा है। अभी हमारी जवानों के लिए फट्टे की जरूरत नहीं, टेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। आप सभी मिल के टेंट भी लगा दिया, एक पोस्ट के ऊपर 30 पोस्ट के ऊपर 30 पोस्ट होते हैं, हर एक पोस्ट के अंदर 6-7 टेंट होते हैं। अच्छा। कम से कम 150-200 टेंट होता है वहाँ पे। पोस्ट के ऊपर अगर 7-7 टेंट लगा दिया तो आप सभी मिल के टेंट लगा दिया। 7, एक के अंदर छोटा सा वॉशरूम, एक के अंदर अमोनेशन, एक के अंदर वेब राशन, बाकी 4 टेंट के अंदर सभी जवानों को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे बड़ा सा एक टेंट लगाएंगे, उसी के अंदर 20 जवान बैठेंगे। बैठ तो सकता है, अगर एक वहाँ से स्लाइड आ गया, अगर वहाँ पे एक एवलांच आ गया, 20 के 20 एक साथ चला जाएगा। इसीलिए टेंट के 4 आदमी बैठने के बस, 4 आदमी बैठ सकते हैं, 4 आदमी बस, उससे बड़ा। ये बताइए आप लोग क्या हो रहा है? कहाँ से निकाले? टेंट के अंदर जाने का रास्ता ये है। यहाँ पे 2 टेंट दब गया,
एक आदमी वहां से निकालने के लिए, 2 आदमी यहाँ से निकाल रहे हैं, इस ट्रेन को दबने वाला है, एक आदमी यहाँ से भी निकाल रहा है। ऐसा हालात होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बर्फ को इग्नोर करते रहेगा तो रात को कंप्लीट खत्म हो जाता है, 20 का 20 जवान इसी के अंदर दब जाएंगे। इसीलिए हर 2 घंटे के अंदर जो ड्यूटी देता है, हर 2 घंटे में बर्फ को हटाना है। सराउंडिंग एरिया साफ होगा। साफ का मतलब क्या है? मिट्टी नहीं निकलेगा, बस बर्फ के ऊपर से बर्फ हटाना है, बाकी और कोई मिट्टी तो नहीं निकलेगा। आइस के ऊपर से बर्फ को हटाना है, उस खाई में फेंकते रहना है, उसको जमने देने नहीं देना है। अगर जमने देगा खत्म हो जाएगा फिर। इसीलिए वो दिखा रहा था। ये टेंट दिखाने का मकसद, वहां पे टेंट होता है। आप सभी मिलके टेंट तो लगा दिया, कितना? 7 टेंट। टेंट लगाने के बाद सभी अपना अपना बेस बना के, सोने का जगह बना के बाहर आ जाते हैं। किस लिए? प्यास लग रहा है, पानी पीना है, भूख लग रहा है, खाना खाना है। उस वक्त एक बूंद पानी नहीं मिलता है वहां पे। कहाँ से लाएगा पानी? जो भी है बर्फ है वो पूरा जमा हुआ है, क्या करेगा फिर? पानी कहाँ से लाएगा? वहां पे हेली लैंड नहीं होगा, वहां पे हेली ड्रॉप भी नहीं करता है किसी जगह में। उस वक्त हमें पानी कहाँ से आएगा? वहां पे 2 चीज है, या तो बर्फ को मेल्ट किया जाएगा या तो आइस को मेल्ट किया जाएगा। सबसे पहले इजी चीज लेगा। आप लोगों ने भी इजी चीज लेके आया। कोई पूरा सीधा फ्लाइट में आया हुआ है, 1 घंटे के अंदर लद्दाख में पहुंच गया। बाय रोड आएगा तो कम से कम 1-2 दिन लगेगा। इसीलिए हम भी पहले आइस को तोड़ते नहीं है, पहले बर्फ से देखते हैं कि क्या होता है। तो बर्फ तो आप लोगों ने देख लिया, टेंट के सराउंडिंग एरिया में था। इस टेंट के अंदर से 2 जवान बाहर आते हैं, या तो इतना बड़ा टीन लेके या तो इतना बड़ा बर्तन लेके। बर्तन को सामने रख के दोनों मिला के इस तरह बर्फ भरते हैं, थोड़ा दबाते हैं, फिर भरते हैं, फिर दबाते हैं। इतना मेहनत करके लेके जाते हैं। अंदर स्टोव के ऊपर मेल्ट किया जाता है, जो केरोसिन के ऊपर चलता है। वो मेल्ट करने के बाद इतना भरा हुआ बर्तन में से 1 गिलास पानी आ जाता है। उससे क्या होगा? खाना बनेगा? वो तो एक जवान पी लेगा। इसीलिए मजबूर होके हमें आइस को तोड़ना पड़ता है। आइस को तोड़ के बर्तन में डाल के खाना बनाते, पानी पीता है। अभी 1 दिन तोड़ के खत्म नहीं हुआ, 4 महीना तोड़ना है। डेली तोड़ तोड़ के खड्डा बन जाता है वो इलाका। 1 महीने के बाद वो खड्डा जो है गुफा बन जाता है, एक इग्लू की तरह। इग्लू समझते हैं? इग्लू जैसा बन गया। उसके बाद 4 महीना उसके अंदर जाके इतना बड़ा हॉल बन जाता है। उस हॉल के अंदर हमें एकोमोडेशन बनाना पड़ता है, उस हॉल के अंदर हमें सोना पड़ता है, जिस हॉल का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है आइस केव। क्या रखा हुआ है? आइस केव। ये है 100%। छत भी आइस का है, दीवार भी आइस का है, पैर रखने की जगह भी आइस का है। 1 दिन का इसके अंदर मिट्टी नहीं। हालांकि हमारा सीट रखने के लिए जो जगह बना हुआ है वो भी चारों तरफ से आइस क्यूब। सोने का जगह आप लोग देख लीजिए, उबाड़ कुबाड़ है बीच वाला, वहां पे हम लोग शीट लगा के उसके ऊपर में 3 महीना सो के आया हूँ। ज्यादा बर्फबारी के टाइम पे वो 100% है, अभी भी है वहां पे। गोलाबारी के टाइम पे हमारे लिए बहुत फायदा है, क्योंकि उसके अंदर से गोली जो है पार नहीं होता है, बीच आइस के अंदर रह जाता है। बस ये हमारे लिए फायदा यही है। आइस में पानी भी मिलता है, पानी का व्यवस्था हो गया, टेंट का भी व्यवस्था हो गया। आप खाना क्या खाएंगे? पूछने वाली बात है। 3 महीने कैसे रहेंगे? जब हेली लैंड नहीं होगा तो कौन लाएगा हमें? वहां का सिविलियन जो है पोर्टर का काम करते हैं। सिविलियन पोर्टर का काम करते हैं। उधर सिविलियंस है बहुत है। तो यहाँ से तुर्क से जाता है, हर एक जगह से सिविलियन जाता है, वहां पे पोर्टर का काम करता है। गधे के ऊपर सामान पहुंचाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं खच्चर। क्या बोलते हैं? 2 राशन आता है, एक में आता है स्पेशल राशन, एक में आता है नॉर्मल राशन। स्पेशल राशन अभी भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। इस टेंट के अंदर 3 जूस भी होगा। देखिए कितना जूस है। इंडियन आर्मी हमें कसर नहीं छोड़ता है, बट -70 डिग्री में इस तरह जूस आएगा तो पीने के लायक में होगा? क्या बन जाता है? मेरे तरफ से वो पत्थर है। मुझे पता है कि उस जूस को कैसे पीते हैं, खुशी से पीते हैं। इस जूस को हम कैसे चाकू से काटते हैं, बर्तन में डालते हैं, आधा घंटा मेल्ट करते हैं। 1 गिलास आता है आधा घंटे में। अगर उसको उबालते रहेगा जूस खराब हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जूस को कभी नहीं उबालते हैं, इसीलिए जितना मेल्ट हो गया, आधा हिस्सा पत्थर की तरफ फेंकना पड़ता है। नेक्स्ट जूस तैयार। जूस के साथ आते हैं हमें काजू बादाम, बहुत आता है। एक आदमी को इतना बोरी भर के आता है। मैं आप लोगों को वो बोरी दूंगा, आप लोग चावल की तरह काजू बादाम को खाओ बनेगा तो कोई खाएगा? कभी गलती से भी नहीं खाना, अच्छा लगेगा। हम
चावल की तरह पेट भर के नहीं खा सकते, क्योंकि वो काजू बादाम चॉकलेट जो है हीट होता है, गर्मी होता है, ज्यादा खाएगा तो वॉमिटिंग हो जाता है, पेट दर्द होता है, डायरिया हो जाता है। हम कैसे खाते हैं फिर उसको? सुबह 5 दाना, शाम को 5 दाना मिल रहा है बोल के चावल की तरह खाएगा, सबसे दिक्कत हुई होगा। आप खाते क्या है फिर? बस थोड़ा बहुत एनर्जी के लिए। आप खाते क्या है फिर? जूस तो जम जाता है, काजू बादाम तो हीट हो गया, अब खाएंगे क्या? और एक राशन आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल राशन, उसमें आता है हमें दाल, चावल, आटा, उसके साथ हमें सब्जी पूरा भेजा जाता है। लाइक जो रेड़े के ऊपर 100 प्रकार का पूरा आता है, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, गाजर, बैंगन, अंडा, फूल गोभी, बंद गोभी, पता नहीं, फ्रेश में नीचे से भेजा जाता है, फ्रेश में पत्ते के साथ, ग्रीन लीव्स के साथ। ऊपर पहुंचते पहुंचते 10 दिन लग जाता है। उस 25,000 फीट के ऊपर पहुंचते पहुंचते आलू प्याज जो है पत्थर बन के पहुंचता है। दोबारा पानी में डालो, आधा हिस्सा पानी के साथ खत्म हो जाता है, आधा हिस्सा छिलका निकल के खत्म हो जाता है। तो वहां पे सूखा वाला जो प्याज होता है, सूखा वाला सब्जी होता है, वही यूज करके तड़का मारता है। फिर दाल चावल आटे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आटा डेली पूरी बनाता है। आप लोग खाते हैं डेली? महीने में एक बार। बट हमारी सोल्जर्स 4 का 4 महीना पूरी खाता है। क्यों खाता है? इतना जबरदस्ती क्या है? क्योंकि वो रोटी से जल्दी हो जाता है। रोटी को हम एक साथ 10 नहीं बना सकते, इतना तवा कहाँ से आएगा? बट पूरी को हम एक साथ 5 तो बना सकते हैं, क्योंकि उसका कढ़ाई जो बड़ा होता है, कढ़ाई के अंदर फेंकना है ना कि बाहर, इसीलिए हम 5 पूरी वहां पे फेंकते हैं। बट उस पूरी की तेल को गर्म होने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है वहां पर। इतना मुश्किल है। अगर हम लोग स्टोव को ज्यादा पंप लगा के दर करके आवाज आएगा, जो नीचे हवा फेंकता है पूरा आइस मेल्ट हो जाता है, वहां पे केरवास बन जाता है। धीमी गति से स्टोव को तब इतना 1.5 घंटा लग जाता है, जिससे वो हीट हो जाता है, तेल में से धुआं आता है, उसमें हम 5 पूरी फेंक देते हैं। जैसे वो 5 पूरी अंदर फेंक दिया, फूल जाता है, किसी छन्नी के साथ उसको उठा ले, नेक्स्ट 5 पूरी फेंकने के लिए तेल को चेक किया जाए, तेल दोबारा पूरा ठंडा हुआ होता है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, वहां पे हम लोग थूक मारता है, नीचे पहुंचने से पहले टक का आवाज आती है। नाक से जो गर्म हवा निकालता है, आप लोग भी फील कीजिए। विंटर्स में और भी गर्म हवा आता है, क्योंकि हम लोग ने मास्क लगा हुआ है, और भी फील हो। ये हवा दाढ़ी के ऊपर जा जाके इधर ही आइस बन जाता है, इधर ही से तोड़ना पड़ता है। इतना ठंडा है वहां पे। उस -70 डिग्री में कोई नहाएगा? नहीं। बोलिए, या तो नहाएगा बोलो, या तो नहीं नहाएगा बोलो। नहीं नहाएगा। नहाना पड़ेगा, वो भी महीने में नहीं, हफ्ते में नहाना पड़ेगा। क्योंकि इतना मोटा मोटा जैकेट पहना हुआ है, डेली सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। उस दौरान पसीना ज्यादातर यहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ पे ज्यादा पसीना हो गया, फंगस हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, और एक बीमारी पकड़ लेगा, और वो बीमारी जिंदगी भर के लिए रहेगा। इसीलिए उसको नहाते हैं। बट यहाँ की तरह नहीं। यहाँ पे मैं अपने बच्चों को नहाने के लिए भेजता हूँ, वापस आता ही नहीं है, पीछे से सुनने के लिए जाता हूँ, क्यों वापस नहीं आ रहे? कहाँ? अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया। वहां पे वो गाना गा रहा है, पता नहीं क्या करते रहते, गाना गाते। यहाँ पे अगर गाना गाते रहेगा, 10 मिनट के बाद पानी भी गाना गाएगा, टाक 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 करके। इसीलिए 10 मिनट के अंदर नहा के, क्योंकि जो हम लोग पानी गर्म करके लेके जा रहे हैं, वो हम लोगों ने किसी जमीन के ऊपर नहीं रखा हुआ है, वो भी बर्फ के ऊपर रखा हुआ है। जल्दी ठंडा हो जाता है, आधा घंटे के बाद बर्फ बन जाता है। इसीलिए नहाते हैं। खाना खाते समय हम लोग टेंट के अंदर इस तरह खाना खाते हैं। आप देख लीजिए, इतना मुश्किल हालात में वॉशरूम सबसे दिक्कत है। कैसे करेंगे वॉशरूम? इसमें हम वॉशरूम नहीं कर सकते, ये हमारा लिविंग है। अलग से वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, पिकेट डाल के। यहाँ पे बर्फ के अंदर पहाड़ी के ऊपर रोप को फिक्स करना पड़ता है, और इस रोप का दूसरा सिरिया यहाँ से आके इस पिकेट के ऊपर वेंकर करना पड़ता है। फिर यहाँ से आते समय वो जैकेट पहन के नीचे आधा घंटा वो जैकेट खोलने में लगता है। इसीलिए यहाँ आने के बाद पानी भी गर्म करके लेके आना पड़ेगा। यहाँ आते समय उस रोप को दोबारा हाथ नहीं करके नीचे बैठना पड़ता है। रोप के जरिए वॉशरूम होता है किसी ग्लेशियर के ऊपर। इतना दिक्कत है हमारे सोल्जर के साथ, बट हम उस चीज़ को दिक्कत नहीं बोलते हैं। जब देश का नाम आता है, सबसे पहले प्रियोरिटी जो है देश ही, बिकॉज नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। इस तरह से एचएम ग्लेशियर के ऊपर हमारे सोल्जर्स काम करते हैं। लास्ट में उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों को, सेलिब्रेशन 20 ईयर ऑफ कारगिल वॉर 2019। सेलिब्रेशन का मतलब नाच गाना पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, सेलिब्रेशन हुआ था, बट
पूरा आर्मी के जवान जो शहीद हुए उनको कारगिल युद्ध के दौरान वहाँ पे 20 साल के बाद 1948 से लेके 1999 तक जितना भी शहीद हुए उन शहीदों को हर एक वार मेमोरियल के अंदर वेपन के साथ उनको सलामी दिया गया, उनको परेड किया गया, उनको उनके दिया जलाया, उनको विक्ट्री फिल्म जलाया जिसको हम बोलते हैं मशाल। उस मशाल को उठाने के लिए हमारे साथ फर्स्ट सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब मौजूद थे। वो मशाल आप लोगों के सामने इस शीशे के अंदर रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं विक्ट्री फिल्म, जिसको हम मशाल बोलते हैं। अभी हमारे बीच में सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब बदकिस्मती से नहीं है, एक प्लेन क्रैश में वो भी शहीद हुए। आप लोगों ने सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा अभी यहाँ पे, उसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है विशाल बत्रा, आईसीआईसी बैंक में काम करता है। हर साल अपने भाई को सैल्यूट करने के लिए हॉल ऑफ फेम में आता है और यहाँ पे प्रे करके सभी जवानों को सैल्यूट करके यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा एक पोस्ट को रिकैप्चर करने के बाद, किस पोस्ट को 514 को रिकैप्चर करने के बाद उसी पोस्ट के अंदर उसको प्रमोशन हुआ था। युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते भी प्रमोशन किया गया। उसकी पैर में 2 गोली लगा हुआ था। उसके अफसर ने बताया बेटा आपको प्रमोशन भी कर दिया, आपको गोली भी लगा हुआ है, अभी आप नीचे जाके अपना ट्रीटमेंट करना। नहीं, उसने उस सीनियर ऑफिसर को रिप्लाई किया सर मेरे पैर में 2 गोली लगा हुआ है, इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अगर मेरे पैर में 100 गोली भी लगे तब भी मैं इस देश के लिए लड़ूंगा और इस देश के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा। देखिए उस जवान के अंदर इस अपने देश के लिए कितना जज्बा है, कितना प्यार है अपने देश के लिए। तो हमारा खुद का एक एग्जाम्पल लीजिए, छोटा सा भी कांटा लगता है तो हम लोग कितना बवाल मचाते हैं। वो 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान के 3 बंकर को ब्लास्ट कर दिया उसने। वहाँ पे दोबारा टास्क को पूरा करने के लिए 4:30 बजे सुबह का स्टार्ट करते समय वो टॉप में पहुँचने ही वाला था, अचानक 5 गोली लगने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा वहाँ पे शहीद हो गया। उन्हीं की याद में शाम को आप लोग को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो दिखाता है। लाइट एंड साउंड शो का मतलब हिंदी फिल्म नहीं है, लाइट होता है पूरा वॉर मेमोरियल लाइटिंग में शो होता है। आप लोग को पूरा वॉर 1948 से लेकर 1999 तक पूरा वॉर जो है आप लोग को 40 मिनट के अंदर हमारे बाहर ओपन में वॉर मेमोरियल के अंदर दिखाया जाता है। डेली होता है, 7:30 बजे पहुंच जाना जिसको आना है, 7:30 बजे टिकट मिलेगा, 8 बजे शुरू हो जाता है, 8:40 तक खत्म हो जाता है। यही था आप लोगों को बताना CHM मिलिशिया के बारे में। हमारे जवान इस तरह काम करते हैं, बल्कि वो था आप लोगों को कारगिल के बारे में, हमारे जवान इस तरह लड़के वहाँ पे शहीद हुआ। और वो था आप लोग को लद्दाख के बारे में जो आप लोग टूर कर रहे हैं। यहाँ तक मेरा कंप्लीट ब्रीफिंग समाप्त हो जाता है। अभी आप लोग का टाइम है फोटो लेना, बस यहाँ तक मेरा ब्रीफिंग समाप्त हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद। हाथों से लिखा हुआ कुछ संदेश, ये पेंटिंग बनाई गई है, ये सब हाथों से बनाया गया भाई। और ऐसा कुछ नज़ारा, काफ़ी अच्छा नज़ारा है भाई इधर का। सच में अगर ले आ रहे हो ना तो ये म्यूज़ियम ज़रूर देखो यार। हॉल ऑफ फेम, ये हेलीकॉप्टर्स अपने आर्मी के, ये तो अब देखने को ही नहीं मिलते, ये तो देखने को मिल जाते हैं, ये तो अब देखने को ही नहीं मिलते। ये भी मिल जाएंगे लेकिन ये वाला बहुत कम देखने को मिलता है। ये कितनी पुरानी फोटोज है भाई, ब्लैक एंड वाइट में, काफ़ी पुरानी फ़ोटो, 1962 की फ़ोटो है भाई। ये 1948 की है, बहुत पुरानी फ़ोटोज़। ये 1962। ये देखो पूरा मैप बनाया गया है। आर्मी को यार सलूट है भाई, सच में बहुत कठिन जीवन होता है भाई आर्मी का। अपनी फैमिली से दूर, ना गर्मी ना ठंड देखते। ये देखो, ये भी कुछ पॉइंट बनाए गए हैं। ये देखो ड्रेस, पास चल के बनाएंगे, पहले ये देख लेते हैं अपन। ये भी पॉइंट से हैं। ये गन पाकिस्तानी है, ये भी सब। ये तो AK-47 से, हाँ AK-47, AK-56 भी है इसमें। ये 56 है, AK-56, ये AK-47। ये पाक सोल्जर से पकड़ी हुई है सब, ये भी पाकिस्तानी है। ये भी पाकिस्तानी है, देखो मार्क्स देख रहे हो, उधर से दिखाता हूँ मैं अभी।
ये दूरबीन वगैरह सब लेके चल रहे थे भाई वो उस टाइम पे, समझ रहे हो। काफ़ी टूरिस्ट घूमने आए हुए हैं। ये भी पाकिस्तानीज़ हैं। कैसी कैसी गन है, वो वाली सबसे अच्छी लग रही है, वो तो बिल्कुल न्यू लग रही है अभी तक। कोरगिल वार, काफ़ी कुछ है भाई देखने का यहाँ पे, सच्ची में मस्त है। ये देखो गांठ, जो गांठ लगती है ना, गांठ का कैसे कैसे डिज़ाइन बना गया है, ऐसे ऐसे गांठ लगाना, कितने प्रकार की गांठ है। ये सियाचिन सोल्जर्स की ड्रेस है, वाइट पूरी, क्योंकि बर्फ़ में ढक दिखते भी नहीं होंगे ना, तो बर्फ़ में छुपने के लिए पूरी प्रॉपर वाइट। इतना वज़न लेके चलना भाई मजाक नहीं है, देख रहे हो। इसमें कुछ है नेटवर्क वगैरह का कुछ होगा। ये देखो हैमर भी है बर्फ़ वाला, पकड़ मतलब ग्रिप बनाने के लिए। टेंट है, टेंट में कुछ सामान है अंदर, रेडियो भी है टेंट के अंदर, और लैंप लगा हुआ है ऊपर। ये देखो ऐसे टेंट में बैठ के खाना वाना बना रहे हैं वो, ऐसे बर्फ़ में टेंट लगता था। वाह यार, सलूट है भाई इंडियन आर्मी को सच में। ये ट्रक देख रहे हो बर्फ़ में कैसे टेढ़ा हो गया, आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल कठिन है। देखो स्क्रीन जो चल रही है ये ऐसे बताया गया है। ये हेलीकॉप्टर आएगा, बहुत कठिन लाइफ है भाई आर्मी की। इतनी बर्फ़ में अपने को थोड़ी सी ठंड लगती है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। ये देखो ना यार, सच में सलूट है भाई आर्मी को। ये बर्फ़ वाली स्नो स्कूटर फॉर सियाचिन ग्लेशियर। ये स्टिक्स हैं, अब तो फोल्डिंग वाली आ गई है, लेकिन ये फोल्ड नहीं होती, ये नॉन फोल्डिंग है शायद। हाँ नॉन फोल्डिंग है ये, अब तो फोल्डिंग वाली आने लग गई। ये देखो ये ऐसे भी चलती थी, पीछे सामान वगैरह ले जाने के लिए। देखो ऐसे चलती है। इसमें मीटर वगैरह भी दिया गया है। 200 की स्पीड है भाई इसमें, देख रहे हो 200 की स्पीड दी गई है इसमें। ये अपने पैरों में स्कीटिंग बोलते हैं ना इसको, हाँ इसकी लिखा हुआ है, इसकी पोल डू नॉट टच। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी, ये देखो भाई बर्फ़ को हटाने के लिए, ये बर्फ़ में ग्रिप बनाने के लिए रस्सी वगैरह है हमारे। ये देखो सीढ़ी, देख रहे हो, एक पैर एक में ही रखा जाएगा, 2 पैर रख ही नहीं सकते। देखो नीचे फोल्ड की हुई है। कि देखो ऐसे चढ़ने के लिए काम आती है। ऐसे चढ़ते थे अपने सोल्जर्स, आज भी चढ़ते होंगे, लेकिन आजकल तो सुविधा हो गई, लेकिन उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी भाई। अब तो रोड वगैरह भी बन गई, अब तो काफ़ी सुविधाएं, लेकिन उस टाइम पे नहीं होती थी। ये ड्रेसअप, कुछ भी शरीर का हिस्सा नहीं दिख रहा है। ये देखो स्नो के लिए शूज़, नीचे से लोहे के कुछ निकले हुए ग्रिप बनाने के लिए। ये अपना वही रस्सी वस्सी पकड़ने के लिए होगा ये है, इस तरीके से। मजाक नहीं है भाई सच में। ये क्या है, स्टेइंग हेल्थी, ओके। ये कुछ पोर्टेबल एल्टीट्यूड चैम्बर, ओके। ये चैम्बर है भाई, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर। देख रहे हो कितनी कठिन लाइफ होगी यार अपने को देख के आजकल। ये देखो ऑक्सीजन इसमें, ये तो आधुनिक टाइप हो गई, पहले ऐसे होता था। ऐसा लग रहा है जैसे पानी वाला नहीं होता जो अपने फिल्टर वगैरह, ऐसा लग रहा है। इसमें सोल्जर्स को रखते होंगे जो सीरियस होता होगा शायद। देखो ये लिखा हुआ है कुछ इस पर, पंप करने की न्यूनतम दर हर 5 सेकंड में 1 पंप। ये मतलब जिसको सांस वगैरह ना आती हो ना, उसको इसके अंदर रखो और इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह है। ये देखो ये मीटर वगैरह लगा हुआ है, पूरा मतलब प्रॉपर दिया गया है भाई।
ये अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, 3 तरीके के हेलीकॉप्टर दिखाए गए हैं यहाँ पर। लाइटिंग थोड़ी कम है बट कोई नहीं। ये पंखड़ियाँ देखो, ये पीछे वाली होगी शायद ना, क्योंकि इतनी छोटी तो होती नहीं है, ये पीछे वाली होगी। जो देखो ये बैठने लगी रहती है ना, ये पीछे वाली। ये देखो स्क्रीन यहाँ पे भी लगाई गई है। मेरे को तो यार ये बर्फ़ देख के ठंड लग रही है। सोल्जर्स कैसे कैसे ही रहते होंगे भाई सच में। ये लिखा हुआ है, लेकिन लाइटिंग थोड़ी ना कम है, लाइटिंग थोड़ी और होती तो थोड़ा सही होता। ये दोबारा वही कुछ फ़ोटोज़। ये अच्छा है कि स्क्रीन से सब कुछ बताया गया है, कैसे क्या पता था, समझने में आसानी हो जाती है। एक छोटा सा पियानो, देखो कैसे कैसे पॉइंट बनाए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर भी है, देखो चलते हैं एक बार दिखाते हैं। फ़ोटोज़ लगी हुई हैं काफ़ी। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझाया। फौजी थे जो, उन्होंने ये लास्ट, ये है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि फ्रेम के हिसाब से समझाया गया है। ये देखो कैसी कैसी मशीन है। ये अपनी तोपें, देखो कैसे रास्ता बना रहे हैं। जैसे भी ऐसे रास्ता बनाया जाता है। और ये देखो कैसे कैसे इक्विपमेंट्स हैं। ये जंजीर काफ़ी अलग तरीके की फील आएगी आपको यहाँ पे। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है भाई। ये 22 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, 3 महीने की ड्यूटी करते करते। और शहीद होने से सही 2 दिन पहले अपने पिताजी को उन्होंने ये लेटर लिखा था। ये ओरिजिनल लेटर है उनका, जो कि अभी यहाँ पर है। सूर्य स्थल, जो अपने जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में यहाँ पर हर किसी का नाम लिखा हुआ है। तो मैं इस पावन धरती पर उन सबको सलूट करता हूँ। ये देखो ये सब शहीद हुए हैं यार, सब। जय हो। इंडियन आर्मी के फाइटर जेट्स, काफ़ी सुंदर नज़ारा भाई। और इतना शोर मचाते हुए जा रहे हैं भाई, ये काफ़ी सारे आ रहे हैं भाई, देख रहे हो। वो बहुत नीचे उड़ रहे हैं, ये बिल्कुल एयरपोर्ट है इधर नीचे की साइड, तो वहाँ से आ रहे हैं। अभी दोबारा भी आएंगे, देखते हैं। वो देखो उसने वो मोड़ लिया, वो देखो वो ऐसे गोल चक्कर करते हुए ऐसे ऐसे करते हुए इधर से जाएगा। रुको एक बार, अगर नज़ारा अच्छा आ गया तो काफ़ी मज़ा आएगा यार। देखो वो आ रहा, ऐसे घुमाते हुए ऐसे लेके जाएगा वो। देखो वो रहा, काफ़ी नीचे से जा रहे हैं भाई। ये तो काफ़ी मस्त नज़ारा था दोस्तों। ये मेमोरियल के बाहर जो भी अपने इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनकी याद में उनके नाम वगैरह लिखे हैं, और हर शाम उनको यहाँ पर याद किया जाता है 7:30 बजे के आसपास। ये नज़ारा है मेमोरियल के बाहर का, बैक साइड। ये अपने इंडिया का झंडा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा। और आपने पूरा देखा कैसे कितनी उसमें अपना आर्मी
जो जवान है अपने आर्मी के, कितनी मुश्किलों के साथ यार काम करते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा। कैसा लगा अपना हॉल ऑफ फेम बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।